नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। लुसेंट जी के हिस्ट्री का चल रहा है आपका पार्ट नंबर 11। इसके पहले हम पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक वीडियो बनाए हैं लुसेंट जी के हिस्ट्री का। जाइएगा चैनल की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 का वीडियो। तो इस टॉपिक हम स्टार्ट किए थे आपका मुगल साम्राज्य, पढ़े थे हम लोग कुछ बाबर के बारे में। आइए कुछ और आगे पढ़ेंगे। बाबर बाबर खत्म होकर पढ़ेंगे हम लोग हुमायूं के बारे में। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट किए तो वीडियो को लास्ट जरूर देखें, वो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। ये कहता है बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। देखिए बाबर जो था आपका उदारता, उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि किसे दी गई थी? तो बाबर को दी गई थी। उदारता के लिए कलंदर की उपाधि बाबर को मिली थी। खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। जब खानवा युद्ध जीता ना आपका बाबर, तो गाजी की उपाधि धारण की थी। कौन? बाबर ने। 30 जनवरी 1528 को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। कब? 30 जनवरी 1528 ईस्वी को राणा सांगा की जहर देने के कारण से मृत्यु हो गई। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। कब होगी मृत्यु? तो 26 जनवरी 1530 ईस्वी में आगरा में मृत्यु हुई थी। पूछ सकता है बाबर की मृत्यु कहाँ? बाबर की मृत्यु आगरा में हो गई थी। कब? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान दफनाया। बाद में कहा गया था मुझे दफनाना काबुल में, बाद में उसमें काबुल में दफना दिया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामा की रचना की। बाबर खुद अपनी आत्मकथा लिखा है बाबर नामा के नाम से, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। यहाँ पूछ सकता है परीक्षा में कि बाबर नामा जो है, बाबर अपने आत्मकथा लिखा, इसका बाद में फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो उसका उत्तर हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में अनुवाद किया, ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट पॉइंट है बाबर को मुबैयान नामक पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। मुबई नाम पद से जन्मदाता भी बाबर को जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबेदुल्ला अहरार का अनुयायी था। नेक्स्ट पॉइंट बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं होगा, यानी कि बाबर का बेटा जो है अब हुमायूं की गद्दी पर बैठा। जब इसकी मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की हो गई, उसका बेटा गद्दी में अब बैठता है हुमायूं। आइए जाने पढ़ेंगे हम लोग हुमायूं के बारे में 530 से 556 ईस्वी। देखिए आपका है हुमायूं के बारे में। नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। तब 23 वर्ष था आपका हुमायूं का, तो गद्दी में बैठ गया था। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बद्स खां का सूबेदार था। किसका था? बद्स खां का सूबेदार था गद्दी से बैठने के पहले। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया, वो बांट दिया गया। इसने कामरान को काबुल दे दिया और गंधार मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदार को अलवर एवं मेवाड़ की जागीरें दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बख्श प्रवेश दिया। आइए नेक्स्ट पढ़ेंगे 533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की। पूछ सकता है या परीक्षा में दीन पनाह नगर की स्थापना किसने किया था? तो हुमायूं ने किया। कब किया था? 533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट भी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौसा का युद्ध। देखिएगा चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच। पूछ सकता है चौसा का युद्ध कब हुआ? तो कहना होगा 25 जून 1539 ईस्वी को शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में शेर खां विजयी हुआ, जीत गया। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण कर, जब जीत गया युद्ध ना, तो शेर खां से शेरशाह की पदवी ग्रहण कर ली। बिलग्राम या तो उसका एक और नाम देखिए है कन्नौज का युद्ध। ये 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच, मतलब दोबारा पहला चौसा का युद्ध हुआ 1540 में 25 जून, दूसरा हुआ बिलग्राम या तो कहते हैं कन्नौज का युद्ध। ये 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं क्या हुआ? पराजित हुआ, हार गया। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया।
बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। कहाँ गया? सिंध भाग गया जब वो हार गया। तो निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारस वासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। मतलब जब वो गया ना, तो हमीदा बानो बेगम से वो क्या किया? शादी कर लिया। कब? 29 अगस्त 1541 ईस्वी को। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ, और हमीदा बानो बेगम से ही एक जन्म हुआ, उसका नाम था अकबर। आप लोग सुने होंगे अकबर, जो कि महान पुरुष था, जो कि कार्य हुआ है। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिया और पुनः दिल्ली गद्दी पर बैठे। मतलब कि 55 ईस्वी फिर से वहां से आया और सिकंदर को पराजित कर दिया, फिर से दिल्ली गद्दी पर बैठ गया था। कौन? हुमायूं। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम है। पहला है देवरा 1531 ईस्वी में, दूसरा है चौसा 1539, तीसरा है बिलग्राम या तो कह सकते हैं इसको कन्नौज 1540 में, और चौथा है सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। 4 युद्ध लड़ा गया था हुमायूं के द्वारा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हुई? तो 1 जनवरी 1556 ईस्वी को पुस्तकालय सीढ़ियों से गिरने के कारण से हुमायूं की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है, हुमायूं नामक रचना गुलबदन बेगम ने की थी। पूछ सकता है हमारा रचना किसने की? तो कहना हो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामक रचना की थी। और गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की बहन थी। नेक्स्ट है, हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। मतलब कि कहा जाएगा किस मुगल साम्राज्य जो है वो ज्योतिषी विश्वास करता था, तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका हुमायूं। इस सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बना लिए थे, वो हुमायूं ने बनाए थे। नेक्स्ट पॉइंट, एक क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, हुमायूं से किसने 2 बार पुनः आज गद्दी पर बैठा? तो उसका आंसर हो जाएगा हुमायूं। एक बैठा 530 ईस्वी में, फिर बैठा 1555 ईस्वी में सिकंदर को हराकर। आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए शेरशाह, जिसका कार्यकाल 45 से 1545 ईस्वी बीच 5 साल तक रहा। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था, जो कि सूर साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में बजवाड़ा आने की होशियारपुर में हुआ था। नेक्स्ट है, इनके बचपन का नाम फरीद खां था। पूछ सकता है शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो उत्तर हो जाएगा फरीद खां शेरशाह के बचपन का नाम था। यह सूर वंश से संबंधित था। इनके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। कहाँ के थे? सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। पूछ सकता है शेर खां की उपाधि कैसे प्रदान की गई? तो फरीद ने क्या किया? एक शेर की तलवार को एक ही वार से मार दिया था, इस कारण से मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि दे दी। शेरशाह बिलग्राम युद्ध 45 ईस्वी के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा, क्योंकि हुमायूं जो है वो भाग गया था सिंध प्रांत 15 साल के लिए, तो गद्दी में बैठ गया था आपका शेर खां 1540 ईस्वी में। आइए और जानेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए नेक्स्ट कहता है, शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में, कालिंजर जीता उसके क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई। आखिर पूछ सकता है शेरशाह की मृत्यु कब हुई? तो 22 मई 1545 ईस्वी को शेरशाह की मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय वह उक्का नाम का आग्नेय शास्त्र चला रहा था। क्या चला रहा था? उक्का नाम का चला रहा था। कौन? शेरशाह। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में। पूछ सकता है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में है। में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, रोहतासगढ़ किला किला ए कुहना दिल्ली में है नामक मस्जिद का निर्माण भी शेरशाह के द्वारा किया गया था।
शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र देखिए इस्लाम शाह हुआ। कौन हुआ? तो शेरशाह का पुत्र था इस्लाम शाह उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठा। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। पूछ सकता है कि 32 अंक वाला सिकंदरी गज, ठीक है, 32 अंक वाला सिकंदरी गज या सन की डंडी का प्रयोग किसने किया? तो शेरशाह ने प्रयोग किया था। शेरशाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाया। ये भी शेरशाह ने। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया। नेक्स्ट, शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल, मतलब 3 भाग जो है वसूल कर लेती थी। नेक्स्ट पॉइंट है कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की थी। पूछ सकता है कबूलियत या पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने किया? तो ये किया गया था शेरशाह के द्वारा। नेक्स्ट है शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। मतलब पाटलिपुत्र नाम था, उसका नाम पटना किया था शेरशाह के द्वारा। कब? 1541 ईस्वी में। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड, याद रखिएगा, ग्रैंड ट्रंक जिसको कहते हैं जीटी रोड की मरम्मत करवाई। ये भी शेरशाह द्वारा करवाया गया था, जीटी रोड की मरम्मत। मलिक मोहम्मद जैसी शेरशाह के समकालीन थे। शेरशाह समकालीन कौन थे? तो आपका हो जाएगा उत्तर यहाँ पे मोहम्मद जैसी। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा किया गया था। डाक प्रथा प्रचलन किसने किया गया? शेरशाह के द्वारा किया गया था डाक प्रथा का प्रचलन, यानी कि शुरुआत। आइए पढ़ेंगे बहुत ही महान हस्ती के बारे में। जो महान शासक था वो है मुगल साम्राज्य का अकबर के बारे में। अकबर देखिए शासन कब से कब तक रहा? 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक जो है अकबर शासन किया था। देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हम लेके आ रहे हैं अकबर के बारे में। सम्राट अकबर का देखिए जन्म कब हुआ? तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ। आने क्या रखिएगा, इसका जन्म भी बहुत महत्वपूर्ण है। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। हमीदा बानो बेगम इसकी मां थी। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ। कब हुआ? 1456 ईस्वी को पंजाब कलानौर नामक स्थान पर का राज्याभिषेक हुआ। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था। नेक्स्ट पॉइंट, वो जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी पहाड़ी से राज सिंहासन पर बैठा। बैरम खां 56 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक था। पूछेगा अकबर का संरक्षक कौन था? कहना होगा बैरम खां। कब से कब तक रहा? 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक। आइए जानेंगे अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश कौन कौन। अकबर जो जीता है देखिए प्रदेश, हम लोग उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला है मालवा, ये शासक था बाज बहादुर, वर्ष 1561 ईस्वी में आदम खां पीर मोहम्मद। नेक्स्ट नंबर 2 है चुनार, अफगानों का शासन 1562 ईस्वी में अब्दुल्ला खां सेनापति था। नंबर 3 है गोंडवाना, शासक वीर नारायण एवं दुर्गावती, वर्ष 1564 में आसफ खां स्वयं अधीनता किया था। नेक्स्ट नंबर 4 है आमेर, शासक था भारमल, 1562 ईस्वी में स्वीकार किया। नंबर 5वां है मेड़ता, जयमल 1562 ईस्वी में सरफुद्दीन। नंबर 6 है मेवाड़, उदय सिंह और राणा प्रताप 1567 ईस्वी में, स्वयं अकबर ने मुगल सेनापति स्वयं अकबर था 1568 में। नेक्स्ट देखिए आपका है रणथंभौर, जो कि सुरजनहाड़ा में हुआ था 1569 ईस्वी में। आपका जो था यहाँ पे भगवान दास एवं अकबर। आइए देखिए कालिंजर रामचंद्र 1569 ईस्वी में, मजनू खां काकसा। नेक्स्ट है जैसलमेर, रावल हरिराय 75 ईस्वी में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। नेक्स्ट है बीकानेर, कल्याणमल 70 ईस्वी में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। नेक्स्ट है गुजरात, मुहज्जफर खां 3 शासक था 1571 ईस्वी में, खाने आजम सम्राट अकबर था। नेक्स्ट है काबुल, हकीम मिर्जा 1581 में, मानसिंह एवं अकबर। नेक्स्ट है आपको देखिए उड़ीसा, निसार शासक था 1586 ईस्वी में, भगवान दास एवं कासिम खां। नेक्स्ट है उड़ीसा, निसार खां 1586, भगवान दास एवं कासिम खां। नेक्स्ट है सिंध आपका
जानी बेग 1592 में, मानसिंह जो है मुगल सेनापति था। नेक्स्ट 18 है बलूचिस्तान पन्नी अफगान 1593 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना था। नेक्स्ट है देखिए आपका कंधार मुजफ्फर हुसैन 1595 में मीर मासूम था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो थे अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश थे, मालवा, चुनार, गोंडवाना, सब अकबर जीता। शासक कौन था इसका, मुगल सेनापति कौन था, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। क्वेश्चन में हर जगह से आ सकते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करके वीडियो को लास्ट तक वॉच करेंगे, और चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे तो इजी लर्निंग क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर, सब्सक्राइब करने को चार्ज नहीं लगता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट, और भी टॉपिक इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट है आपका दक्षिण भारत प्रदेश खानदेश, शासक था अली खान 1591 वर्ष, स्वेच्छा स्वाधीनता स्वीकारी। नंबर 2 है दौलताबाद चांद बीबी 1599 में, मुराद अब्दुल रहीम खान खाना अब्दुल फजल अकबर। नेक्स्ट थर्ड है अहमदनगर बहादुर शाह चांद बीबी 1600 ईस्वी। नेक्स्ट नंबर 4 है असीरगढ़ मीरन बहादुर 1601 ईस्वी अकबर। यह अकबर का अंतिम अभियान था। देखिएगा अकबर का अंतिम अभियान असीरगढ़ मीरन बहादुर 1601 ईस्वी का था। आइए अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट देखिए पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुआ। रखिएगा अकबर और हेमू के बीच 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, द्वितीय युद्ध हुआ था। मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान नामक युवक ने बैरम खान की हत्या कर दिया। रखिएगा जो अकबर और हेमू के बीच हुआ था पानीपत द्वितीय युद्ध आपका 5 नवंबर 56 ईस्वी, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। नेक्स्ट है पॉइंट मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हरमदल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया, स्वतंत्र कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ, कब हुआ था, तो 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ, जीत गया। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खान ने किया था। अकबर का सेनापति मान सिंह था, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1597 ईस्वी में हो गई थी। किसकी, महाराणा प्रताप की 19 जनवरी 1597 ईस्वी में। नेक्स्ट है गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला, और यही उस सर्वप्रथम क्या किया, समुद्र को देखा। सबसे पहले क्या गुजराता समुद्र को देखा था। आइए देखिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था, अकबर था। मतलब दीन ए इलाही का स्थापना जो है अकबर द्वारा किया गया। अब दीन ए इलाही का स्थापना कब हुआ था, देखिएगा 1582 ईस्वी में। हम पढ़ेंगे इसमें जब अकबर कुछ महत्वपूर्ण कार्य है उसमें बारे में जानेंगे। देखिए दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। जो कि दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था वो हिंदू शासक था बीरबल। अकबर ने जैन धर्म के जनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट पॉइंट राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। नेक्स्ट पॉइंट अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। मतलब कि जो अकबर का दीवान कौन था, राजा टोडरमल था। दीवान कहेंगे या तो अकबर का मंत्री कहेंगे, दोनों आपका था राजा टोडरमल था। तो 1580 ईस्वी में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। नेक्स्ट पॉइंट अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार था, रखिएगा तानसेन था। कौन था, तानसेन। नेक्स्ट है अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस सम्मत। तो देखिए संगीतकार पूछेगा अकबर का तानसेन, चित्रकार पूछेगा तो अब्दुस सम्मत। नेक्स्ट है दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। नेक्स्ट अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बेजू बावरे थे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। नेक्स्ट पॉइंट अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। नेक्स्ट पॉइंट अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी। रखिएगा अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हो गई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। पूछ सकता है आगरा कहाँ दफनाया गया, तो सिकंदरा में दफनाया गया था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया, आगरा का लाल किला बनवाया अकबर ने, फतेहपुर सिकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल,
बुलंद दरवाजा बनवाया, जोधाबाई का महल बनवाया, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला सभी अकबर ने बनवाया था। अकबर के दरबार में को सुशोभित करने वाले नौ रत्न इस प्रकार, देखिए कौन कौन नौ रत्न थे अकबर के, वो भी जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पूछ सकता है इनमें से कौन नौ रत्न नहीं थे। फर्स्ट देखिए अबुल फजल, जो कि 1551 से 1602 ईस्वी तक रहा। नंबर टू फैजी, 40 से 595 ईस्वी। नंबर थर्ड तानसेन। नंबर फोर्थ बीरबल, 28 से 583 ईस्वी। नंबर फिफ्थ टोडरमल। नंबर 6 राजा मानसिंह। नंबर 7 अब्दुल रहीम खाने खाना। नंबर 8 फकीर अजीउद्दीन और नंबर 9 है मुल्ला दो प्याजा। ये कुल मिला के 9 रत्न थे अकबर के दरबार में, 9 रत्न सुशोभित करने वाले थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। आसीन कौन था? तो फैजी था, अबुल फजल का बड़ा भाई। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। पूछेगा अकबरनामा रचना किसने किया था? अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी अबुल फजल के द्वारा। वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास। पूछ सकता परीक्षा में, बीरबल के बचपन का नाम तो पूछना होगा महेश दास, बीरबल के बचपन का नाम था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। देखिए तानसेन जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आइए देखिए पढ़ेंगे हम लोग अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य आने की वर्ष। दास प्रथा का अंत जो है देखिएगा अकबर ने 1562 ईस्वी में किया था। बहुत महत्वपूर्ण है, दास प्रथा का अंत कब किया अकबर ने? 1562 ईस्वी में। अकबर को हरमदल से मुक्ति 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा का समाप्त कब किया? 1563 ईस्वी में। जजिया कर समाप्त किया, देखिए बहुत महत्वपूर्ण कर बन सकता है। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? तो 1567 में, 1564 में जजिया कर समाप्त किया था अकबर ने। फतेहपुर सिकरी की स्थापना एवं राजधानी आगरा से फतेहपुर सिकरी के स्थानांतरण 1571 ईस्वी में किया। इबादत खाने की स्थापना, इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों की प्रवेश की अनुमति 1575 ईस्वी में किया और अनुमति 1578 ईस्वी में किया। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में किया। दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा किया गया। इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी में और राजधानी लाहौर स्थानांतरित देखिए किया गया अकबर के द्वारा 1585 ईस्वी में। ये कुछ इंपॉर्टेंट अकबर के महत्वपूर्ण कार्य थे जो किए। याद रखिए रसप्रथा 1562 में और रजिया कर को 1567 में और दीन इलाही किया था 1582 ईस्वी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आइए हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इनका असली नाम रामतनु पांडे था। किसका? तानसेन का। इनकी प्रमुख कृतियां थी मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कन्हार आदि। नेक्स्ट देखिए पढ़ेंगे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। क्या दी थी? कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर किसको दिया था? तानसेन को। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजश्रय में थे। नेक्स्ट पॉइंट, अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। नेक्स्ट, एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे। हरिदास किसके गुरु थे? तानसेन के। जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य बतलाते हैं। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटियों पर जाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं है, इस कारण से उन्हें आना पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर ने भगवान दास यानी कि आमेर के राजा भारमल के पुत्र को भगवान दास है को अमीर उल उमरा की उपाधि दी। अकबर ने किसको अमीर उल उमरा की उपाधि दी? तो भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि अकबर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। नेक्स्ट है 1602 ईस्वी में सलीम आने की जहांगीर। देखिए जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था।
कि निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंजा नामक सरदार ने हत्या कर दी, यानी कि मार दिया अबुल फजल को। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। पूछ सकता है कि अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की, तो कहना होगा अकबर ने किया था। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण और महाभारत का फारसी अनुवाद किया। वह महाभारत का नाम रज्मनामा, युद्धों की पुस्तक रखा। रखिएगा, महाभारत का पूरा नाम क्या था? रज्मनामा था। पंचतंत्र की फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनरत ए सादात नाम से था। मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया। नेक्स्ट है हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का फैजी से लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। फैजी ने नल दमयंती यानी कि सूरदास स्वरचित को कहते हैं दमयंती कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। देखिएगा, इसका अनुवाद जो दमयंती का किया ना, उसका फारसी अनुवाद करके नाम सहेली रखा। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए बनेगा यहाँ से एग्जाम में कि अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कविप्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। आप कहेगा बुलंद दरवाजा निर्माण कब करवाया, तो अकबर जब गुजरात विजय जब जीता गुजरात विजय को, तब बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय हुई। चार बाग कब हुआ? अकबर के समय। नेक्स्ट है अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। नोट, मुगलों की राजकीय भाषा जो देखिए वो देखिए फारसी थी। नेक्स्ट देखिए टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग जहांगीर के बारे में। जहांगीर देखिए 1605 से 127 ईस्वी तक राजगद्दी पर बैठा था। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम आने की जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, जो 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। पूरा नाम क्या था इनका? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। देखिएगा, सलीम जो है सलीम चिश्ती के नाम से सलीम रखा था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। किसे याद क्यों किया जाता है? न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर को याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरे के किले के शाहबूर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंबे में लगवाई हुई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई देखिए क्या तुजुके जहांगीर नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को है। शुरू किया गया कौन? तुजुके जहांगीरी, और पूरा करने का श्रेयान है मोतबिंद खां को है। जहांगीर सबसे बड़े पुत्र खुसरो था। कौन था? खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, माने अगेंस्ट हो गया जहांगीर के पति खुसरो। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया, मतलब उसके विरुद्ध हो गया तो डाल दिया गया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के, अब देखिए खुसरो का सहायता कर रहे थे सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। खुसरो गुरु से गोइंदवाल में मिला था। अब देखिए खुसरो जो है ना 5वें गुरु सिख धर्म के अर्जुन देव जब मिले तो चढ़ा गुस्सा जहांगीर को और फांसी दिलवा दिया था सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव को। नेक्स्ट पॉइंट, अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। देखिएगा, जहांगीर ने खुर्रम को क्या है? शाहजहां की उपाधि प्रदान कर दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जहांगीर के बारे में। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर पढ़ेंगे जहांगीर और रिलेटेड इसके टॉपिक्स को पढ़ते जाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको थैंक यू। लाइक शेयर और कमेंट हर चीज कर दें। आपको लूसेंट का हर टॉपिक अब करवाया जाएगा विस्तार तरीके से। वीडियो को चैनल में जरूर बने रहिए और डे बेसिस में हमारा वीडियो देखें। जी के आपका पूरा स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, थैंक यू।